हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखते हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ओके ओके देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है ना कि फर्स्ट जो होता है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। इसके बारे में चार्ज, और ध्यान रखना चार्ज क्यू से डिनोट होता है। चार्ज होता है क्यू से डिनोट, ठीक है। याद रखना, चार्ज क्यू से डिनोट होता है। और ये चार्ज होता है ना, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है। किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से मैटर में एक तो अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। इसकी वजह से मैटर एक तो अट्रैक्शन फोर्स महसूस करता है या रिपल्शन फोर्स महसूस करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, चार्ज क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर का, जिसकी वजह से मैटर में एक तो रिपल्शन फोर्स आ जाता है या अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। इसकी तरफ ध्यान रखना। और चार्ज को डिनोट किया जाता है कूलम से, क्यू से, और चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। ध्यान रखना, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, है ना। अब ध्यान रखना कि चार्ज जो होते हैं ना, वो दो तरीके के चार्ज होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब वो कौन कौन से होंगे देखिए। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है ना, ये होता है नेचर ऑफ चार्ज। क्या होता है ये? नेचर ऑफ चार्ज। ये प्लस माइनस मैथमेटिक्स जैसा नहीं है, ये प्लस माइनस सिंपल अपना नेचर ऑफ चार्ज होता है। आर यू गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? तो प्लस माइनस जो होता है ना, वो नेचर ऑफ चार्ज होता है सिंपली। ये प्लस माइनस मैथमेटिकल नहीं है। अरे बस हमें ओके। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखो नेचर ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है ना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर में होते हैं। अगर मान के चलो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके अराउंड अगर आपने प्रोटॉन को ला दिया, और इसके नजदीक आपने ला दिया इलेक्ट्रॉन को, तो देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्शन। आपको मालूम है प्लस प्लस क्या होता है, रिपल्शन। माइनस माइनस रिपल्शन, और प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्शन। ये तो आपको स्कूल से तो मालूम होगा। प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन। प्लस प्लस माइनस माइनस में क्या होता है, रिपल्शन होता है। अगर आपने किसी पॉजिटिव चार्ज के नजदीक अगर प्रोटॉन ला दिया या इलेक्ट्रॉन ला दिया, तो क्या होता है ना, ये प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, तो प्रोटॉन इधर भागेगा। मान के चलो ये वाला चार्ज मैंने लिया था, ये रेस्ट में, ये वाला चार्ज रेस्ट, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और मान के चलो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हिलेगा, ऐसे हम लोग मान के चलेंगे। तो प्लस प्लस में रिपल्शन होने की वजह से प्रोटॉन आउटवर्ड भागेगा और इलेक्ट्रॉन इनवर्ड भागेगा। तो इसका मतलब प्रोटॉन के नेचर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस लगा रहे हैं। इसका मतलब प्लस माइनस ये मैथमेटिकल नहीं है, ये याद रखना। से मेरी बात सबको। तो देखिए, अब कुछ अगर एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। देखो, अगर आपने पढ़ के रखा होगा, एबोनाइट रॉड होता है। एबोनाइट रॉड होता है ना। एबोनाइट का रॉड होता है। इस एबोनाइट के रॉड पर अगर आपने कोई फर यूज कर लिया और इस फर से आपने उसको रब कर लिया, समझ लो एबोनाइट रॉड पर मैंने एक फर यूज किया और इस फर से आपने रब किया, फर से आपने क्या किया, रबिंग किया। तो आपको मालूम होगा इस फर की वजह से एबोनाइट रॉड निगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज। और फर क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज। याद रखना। अगर उसी तरीके से मैंने अगर ग्लास रॉड का एग्जांपल ले लिया, ग्लास रॉड का, और उस ग्लास के रॉड पर मैंने अगर सिल्क का क्लॉथ यूज किया, कौन सा, सिल्क का क्लॉथ यूज किया और इसको रब किया, तो आपको मालूम है कि इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और क्लॉथ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसका मतलब क्या हो रहा है ना,
कि पहले केस अगर इसका मतलब क्या हो रहा है ना, अगर मैंने यहाँ पे मान के चलो एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ले लेते हैं मैंने ग्लास रॉड का एग्जांपल ले लेते हैं मैंने ग्लास रॉड का, है ना, और सिल्क क्लॉथ, और एग्जांपल ले लिया एबोनेट रॉड और फर का। अब वो पहले केस में बच्चों क्या हो रहा है ना, असल में पहले केस में क्या हो रहा है, इस फर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एबोनेट के रॉड की तरफ। क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं? क्योंकि एबोनेट रॉड के पास इलेक्ट्रॉन कम थे, तो इसका मतलब एबोनेट रॉड क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो एबोनेट रॉड के पास इलेक्ट्रॉन कम थे, इसलिए फर से इलेक्ट्रॉन एबोनेट रॉड की तरफ चले गए। अब यहाँ पे देखोगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड एग्जांपल। इसका मतलब अब यहाँ पे ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं सिल्क क्लॉथ की तरफ, यानी सिल्क क्लॉथ को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल गया सिल्क क्लॉथ की तरफ। तो ये दोनों भी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो उल्टी है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चार्जेस को पढ़ लेते हैं, ओके। कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आगे वाला पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग, देखिए आगे वाला पॉइंट क्या देखते हैं, वो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आगे वाला पॉइंट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, करेक्ट। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होता है ना, फर्स्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं ना, कि चार्ज का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट। चार्ज हमेशा कैसे होता है? कांस्टेंट होता है। चार्ज को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इसका मैं एग्जांपल लेने के लिए आपको एक समझाता हूँ डायग्राम से। देखो, समझ लो मेरे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको बोलेंगे हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है ना, आप इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से चार्ज को बाहर नहीं निकाल सकते, या इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप चार्ज ऐड नहीं कर सकते। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से चार्ज बाहर नहीं आ सकता, या बाहर का चार्ज अंदर नहीं जा सकता। बाहर का चार्ज अंदर नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब अगर एक बार आपको आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक दो स्फीयर ले लेंगे, इसके अंदर दो स्फीयर है ना। अब मान के चलो पहले स्फीयर पर चार्ज है 2 कूलम का, और दूसरे स्फीयर पर चार्ज है 3 कूलम का। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग निकालेंगे टोटल इनिशियल चार्ज निकालेंगे। टोटल इनिशियल चार्ज निकालेंगे इन आइसोलेटेड सिस्टम। देखो इनिशियल चार्ज टोटल कितना है आइसोलेटेड सिस्टम में, 2 + 3 कितना हो गया, 5 कूलम का हो गया ना। टोटल इनिशियल चार्ज कितना हो गया, 5 कूलम का हो गया, है ना, 5 कूलम का हो गया। ध्यान रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज का बोलते हैं कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेफ्ट हैंड साइड से 1 कूलम का चार्ज कम कर दूंगा और वो ऐड कर दूंगा 3 कूलम में। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट से 2 कूलम में से 1 कूलम का चार्ज कम कर दूंगा और ऐड कर दूंगा 3 कूलम के चार्ज में। तो मुझको बताओ अगर मैं ऐसा करूंगा तो फाइनली आप देख सकते हो कि फाइनली डायग्राम कैसी बनेगी। फिर मेरी फाइनल देखो, फाइनल डायग्राम कैसे बनेगी, फाइनल डायग्राम कैसे बनेगी। देखो अगर यहाँ से मैंने 1 कूलम का चार्ज हटाया, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचेगा चार्ज, अब 1 कूलम का बचेगा। अब राइट में कितना आएगा, बढ़ेगा 4 कूलम का, है ना, 1 से बढ़ेगा ना चार्ज राइट में। तो देखो ये हो गए चार्जेस हमारे फाइनली। तो हम लोग निकालेंगे टोटल चार्ज फाइनली। अब मुझको बताओ टोटल चार्ज फाइनली कैसे लिखोगे आप, 1 + 4 यानी कितना हो गया, 5 कूलम का चार्ज हो गया ना। फिर टोटल चार्ज फाइनली कितना हो गया आपका, 5 कूलम का हो गया। इसका मतलब इनिशियल चार्ज भी 5 कूलम का था, फाइनल चार्ज भी 5 कूलम का था। इसका मतलब चार्ज यहाँ पे क्रिएट भी नहीं हो रहा है और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्या बोलता है, चार्जेस कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब होता है इनिशियल आपके पास जितना चार्ज था टोटल, उतना ही फाइनल होना चाहिए, ठीक है।
और एक सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। चार्जेस हमेशा एडिटिव होता है, हमेशा एडिटिव। तो देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया था ना, 2 + 3 को ऐड कर किया था और 1 + 4 को ऐड किया था, तो इसके लिए बोलते हैं चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। और दूसरी चीज, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। चार्ज को कोई खुद का डायरेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। यानी चार्ज को खुद का डायरेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है ना, मैंने जब बताया था कि इस पॉजिटिव चार्ज के पास प्रोटॉन आया था, तो ये जरूर नहीं कि प्रोटॉन इसी डायरेक्शन में जाए, वो इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है ना। तो इसका मतलब चार्ज को कोई डायरेक्शन नहीं होता, ध्यान रखना। देयर इज नो एनी फिक्स डायरेक्शन टू द चार्ज, इसलिए चार्ज का होता है स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और बेसिक सी चीज आपको ये मालूम है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हमने पार्ट पढ़ लिया। ओके, नाउ आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे चार्जिंग अ गिवन बॉडी। चार्जिंग अ गिवन बॉडी, चार्जिंग अ गिवन बॉडी। किसी भी बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते देखेंगे। उसमें फर्स्ट मेथड होता है मेथड ऑफ कंडक्शन। फर्स्ट मेथड होता है मेथड ऑफ कंडक्शन, मेथड ऑफ कंडक्शन। फर्स्ट मेथड होता है मेथड ऑफ कंडक्शन। अब ये मेथड ऑफ कंडक्शन से हम लोग बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे देखते हैं। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, एक देखिए मेरे पास क्या है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक मेरे पास स्टार्टिंग में ही अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। अनचार्ज बॉडी को क्या बोला जाता है? न्यूट्रल बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूट्रल, न्यूट्रल बॉडी बोला जाता है ना। न्यूट्रल बॉडी बोला जाता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उस बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखो, बताओ अब इस बॉडी में कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज है? 3 है। और कितने टोटल नेगेटिव चार्ज है? 3 है। तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो गया, तो बॉडी क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है। तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? अनचार्ज बॉडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा बॉडी इसके नजदीक ला रहा हूँ, दूसरा बॉडी इसके नजदीक ला रहा हूँ। अब दूसरे बॉडी के चार्जेस हम लोग देखेंगे। देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस। अब दूसरे बॉडी में देखिए, दूसरे बॉडी में अगर देखोगे तो कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 ही है। और कितना नेगेटिव चार्ज है? 5 है। तो इसका मतलब दूसरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज क्या है? ज़्यादा है। तो इसलिए दूसरी बॉडी अनचार्ज नहीं होगी, न्यूट्रल नहीं होगी, वो क्या होगी? चार्ज बॉडी होंगी ना। दूसरे बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब आपको करना क्या है कि अब आपका टास्क क्या है कि इस चार्ज बॉडी से इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है। कैसे करोगे? बहुत ही आसान है। क्या करो, चार्ज बॉडी क्या करो, उस अनचार्ज बॉडी को टच करो, उस अनचार्ज बॉडी को टच करो। अब जब चार्ज बॉडी इस अनचार्ज बॉडी को टच करोगे ना, तो आपने पहले से देख के रखा है कि इस चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। तो इस चार्ज बॉडी से क्या होंगे ना, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से वो अनचार्ज बॉडी की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे, अनचार्ज बॉडी की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग न्यूट्रल बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को फिर क्या कर सकते हैं? हम लोग चार्ज कर सकते हैं ना। लेकिन ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ कंडक्शन। मेथड ऑफ कंडक्शन में क्या होता है ना, 2 बॉडी को आपको एक दूसरे के साथ टच करना पड़ता है। जब तक आप टच नहीं करोगे तब तक ये चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब बॉडी को चार्ज करने का दूसरा तरीका होता है, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन बोलते हैं। अब इंडक्शन में क्या होता है ना, असल में आपको समझा तो देखो, बेसिक से बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे। देखो इंडक्शन में क्या होता है, मान के चलो मेरे पास ऐसे 2 मेटल स्पीयर है, इनको एक दूसरे के साथ टच करके रखा है, ऐसे है ना, टच करके रखा है। मान के चलो मेरे पास ऐसे एक मेटल स्पीयर है, इनको एक दूसरे के साथ हमने टच करके रखा है। ये दोनों भी अनचार्ज है। क्यों अनचार्ज है? क्योंकि इनमें जितना प्लस चार्ज है ना उतना ही माइनस चार्ज है।
सॉरी, देखो पहले में 2 प्लस है 2 माइनस है, दूसरे में 2 प्लस है 2 माइनस है। अब आपने क्या कर दिया, अब आपने क्या कर दिया ना, एक चार्ज बॉडी को ला दिया। अब ये चार्ज बॉडी कैसे मैं आपको बता देता हूँ, देखो फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। देखो अब देखो, अब क्या हो रहा है ना, इस बॉडी को अगर आप देखोगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कम है 2 है और निगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये बॉडी क्या बन जाएगा, चार्ज बॉडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चार्ज बॉडी बन जाएगा, करेक्ट। अब इस चार्ज बॉडी को इंडक्शन में क्या करना है ना, आपको सिर्फ ये 2 अनचार्ज स्पीयर्स है ना मेरे पास ये जो 2 अनचार्ज स्पीयर्स है, अनचार्ज स्पीयर्स है, इन अनचार्ज स्पीयर के नज़दीक आपको इस चार्ज बॉडी को लाना, नज़दीक लाना है, लेकिन टच नहीं करना है। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, नज़दीक लाना है लेकिन टच नहीं करना है आपको। तो मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। नज़दीक लाने का मतलब समझ लो, आपने यहाँ पे नज़दीक ला दिया है ना, नज़दीक ला दिया। अब देखो क्या होता है ना, अब देखो क्या होता है, अब ये जब आप जैसे जैसे इसको नज़दीक लाने की कोशिश करोगे ना, तो ये चार्ज बॉडी के नेगेटिव चार्ज की वजह से ना, ये दो पहला वाला जो मेटल स्फीयर है, पहले वाले मेटल स्फीयर को मैं ए बोलूँगा, दूसरे को बी बोलूँगा। तो ए जो मेटल स्फीयर है उसका पॉजिटिव चार्ज, उसका पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज बॉडी के निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। देखो ये मेटल ए का पॉजिटिव चार्ज इस मेटल बी के नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, करेक्ट। और मेटल ए के जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, वो इस चार्ज बॉडी के नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपेल हो जाएंगे, और रिपेल होकर क्या आ जाएंगे, बी की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे, बी की तरफ। यानी आपको ऐसे दिखेगा, थोड़ी देर के बाद मेटल ए के पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज बॉडी के नज़दीक आएंगे, और मेटल ए से इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो जाएंगे मेटल बी की तरफ। क्यों, क्योंकि ये चार्ज बॉडी का इलेक्ट्रॉन मेटल ए के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ना फिर, और मेटल बी फिर निगेटिव चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मेटल बी के होना शुरू हो जाएगा निगेटिव चार्ज। आर यू गेटिंग दिस आइडिया क्लियर, है ना। यहाँ पे टच नहीं करना, लेकिन ध्यान रखना टच नहीं करना है। गेटिंग दिस आइडिया क्लियर। अब जब मेटल ए और बी को अलग अलग करोगे ना, तो मेटल ए और बी को जब अलग अलग करोगे तो मेटल ए में मेटल ए कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और मेटल बी कंप्लीटली क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ बात। इसी तरीके से हम लोग मेटल ए और मेटल बी को हमने चार्ज कर दिया। इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। क्या बोलते हैं इस मेथड को, हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन। लेकिन मेथड ऑफ इंडक्शन में याद रखना कि बॉडीज का हम लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं लाते। आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर, बॉडी का एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं लाते। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट यही स्टार्ट हो जाता है। देखो मान के चलो मेरे पास ऐसे 2 स्फीयर है, चलो 2 स्फीयर है। अगर पहला स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज, इसको बोलूँगा मेटल ए स्फीयर, और दूसरा स्फीयर है मेरे पास निगेटिवली चार्ज। अब इन दोनों को अगर हमने वायर से जोड़ दिया, दोनों को हमने वायर से जोड़ दिया, तो देख रहे हो आप कि मेटल बी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन्स है। और इन दोनों को हमने जोड़ दिया वायर से जोड़ देना, उसको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर। तो सोच के देखो, मेटल ए को हमने मेटल बी के साथ जोड़ दिया, तो मेटल बी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो मेटल बी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और मेटल ए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो इसका मतलब मेटल बी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे मेटल ए की तरफ, मेटल बी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे मेटल बी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे मेटल ए की तरफ। तो और हम लोग कन्वेंशनली ऐसे मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर बी से ए फ्लो हो गया, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ए से बी हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, कन्वेंशनली ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, कि अगर इलेक्ट्रॉन बी से ए चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बस। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, चार्ज ही होता है ना।
इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं चार्ज। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, फिर इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन होता है फ्लो ऑफ चार्ज यानी क्यू पर यूनिट टाइम टी। देखो आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज, और टी का मतलब क्या होता है, टाइम। अरे बस समय। तो इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे डिफाइन करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम हम लोग बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज होता है कूलम में, टाइम होता है सेकंड में। तो कूलम पर सेकंड यानी करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। इसको भूलना मत, इट इज अ एम्पियर। अंडरस्टूड क्लियर। तो इसके बेसिस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अब न्यूमेरिकल देखो, एक क्वेश्चन इसके बेसिस पर मैं आपको बताता हूँ। एन इलेक्ट्रिक आयन draws a current of 0.5 ampere when voltage is 200 volt, calculate voltage is 200 volt. तो calculate amount of charge flowing in 1 hour. अब ध्यान से सुनना बच्चों, क्या है ना, देखो इलेक्ट्रिक आयन ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी आपको आई का वैल्यू दे दिया, ठीक है। और आगे बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है, यानी क्यू पूछ रहा है। लेकिन कितने टाइम का क्यू पूछ रहा है, 1 घंटे का टाइम पूछ रहा है। 1 घंटे के टाइम में क्यू पूछ रहा है। ये जो वोल्टेज है ना, इसको छोड़ दो, इसका कोई अभी फिलहाल यूज नहीं है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब क्यू निकल के आएगा आई इंटू टी, है ना। लेकिन ये याद रखना, ये फॉर्मूले यूज करने से पहले करंट एम्पेयर में होना चाहिए, क्यू कूलम में होना चाहिए, और टाइम टी सेकंड में होना चाहिए। लेकिन अभी आपको टाइम टी दे दिया 1 आवर, तो इसको सेकंड कर दो। तो 1 घंटे का सेकंड कितना होता है, 3600 होता है ना। तो 0.5 एम्पेयर करंट दे दिया, देखो ये। और आपको टाइम दे दिया 1 आवर यानी 3600 सेकंड। तो इसका मतलब 0.5 यानी 1/2, यानी ये 3600 का हाफ हो जाएगा। तो 3600 का हाफ कितना होगा फिर, 1800 कूलम, यानी 1800 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है उस इलेक्ट्रिक आयन से। आगे बस में और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। समझ लाइक क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अ करंट ऑफ 0.5 ampere passes through a current of 0.5 ampere passes through a conductor in 2 seconds, then how many electrons flow through this conductor how many electrons flow through this conductor। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ना आपको, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर, यानी आई का वैल्यू दे दिया आपको, पासेस थ्रू कंडक्टर इन 2 सेकंड, यानी टाइम दे दिया। वो पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फिर फ्लो हो गए। तो इसको सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका समझाता हूँ। पहले आप इलेक्ट्रॉन के बारे में भूल जाओ, पहले आप क्या करो कि आपके पास करंट दे दिया, टाइम दे दिया, तो इसका मतलब आपको उस कंडक्टर से चार्ज कितना फ्लो रहा है वो मिलेगा ना। फिर चार्ज कितना फ्लो रहा है वो मिलेगा आपको। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा। तो पहले Q निकालो, तो I कितना था मेरा
0.5 एम्पीयर ही दिया था ना आपको, देखो पीछे 0.5 एम्पीयर दिया था, और टाइम हमको दिया था 2 सेकंड का, टाइम दे दिया 2 सेकंड का, तो 0.5 ने 1/2 तो 2 कट गया, तो कितना, इसका मतलब 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना हो रहा है? 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है ना, 1 कूलम का चार्ज फ्लो होगा। तो गेटिंग दिस आइडिया क्लियर। तो आप मुझको बताओ, फिर वो पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए। तो इसको सॉल्व करने का बच्चों सबसे आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना, मैं कैसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए। अब आपको इतना तो बेसिक सा आइडिया स्कूल से लगा होगा कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर चार्ज होता है 1.6, आपने कहीं तो पढ़ के रखा होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻19 कूलम, है ना, ये आपको मालूम था, 1.6 10⁻19 कूलम। तो 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 हमने कितना चार्ज निकाला, 1 कूलम का, तो कूलम के नीचे कूलम लिखो, तो एक इलेक्ट्रॉन आता है इतने चार्ज के लिए, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यूनिटरी मेथड लगा दो, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू number of electrons in the 1 coulomb charge is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका वैल्यू निकल के आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19, और इसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो ध्यान रखना, इसको भूलना मत, इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहे हैं। अरे वो समय, चलो आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ लेते हैं, ध्यान रखना। तो और एक ट्रिक यहाँ से आपको मिल रहा है कि जब भी 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है ना, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं, 1 कूलम के चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखना है, भूलना मत, 1 कूलम के चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18, इतने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब चार्जेस के लिए हमारे पास एक कूलम्स लॉ करके होता है, कूलम्स लॉ करके होता है चार्जेस के लिए हमारे पास, कूलम्स लॉ, है ना। अब देखिए कूलम्स लॉ क्या बोलते हैं ना, कि अगर आपके पास 2 चार्जेस होंगे, समझ लिए प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, अगर दोनों भी चार्जेस प्लस माइनस है, तो इनके बीच में क्या डेवलप होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। या चार्जेस अगर सेम होंगे तो रिपल्शन होगा। तो मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला केस ले लेता हूँ। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि 2 चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है उनके बीच में, इस फोर्स का वैल्यू उन दोनों भी चार्जेस के मैग्नीट्यूड को, इसको मैं अगर मैंने Q1 बोला और इसको Q2 बोला, दोनों भी चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर पहला वाला चार्ज 2 कूलम का होगा और दूसरा वाला चार्ज 3 कूलम का होगा, तो अब यहाँ पे तो अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा ना, तो इनके मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। जैसे 2 इंटू 3 कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन, 6 कूलम। तो यानी आपने चार्ज कितने ले लिया, उसके ऊपर इनके बीच में जो डेवलप हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डिपेंड करता है। अगर आपने चार्ज के मैग्नीट्यूड का वैल्यू अगर बढ़ाया, अगर आपने मान के चलिए यहाँ पे ले लिया 4 कूलम और यहाँ पे ले लिया आपने 5 कूलम, 4 कूलम और 5 कूलम, इसका मतलब यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन निकल के आएगा, नया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकल के आएगा, वो हो जाएगा फिर 4 इंटू 5 यानी 20 कूलम का हो जाएगा। गेटिंग दिस आइडिया क्लियर। यानी अगर चार्जेस का अगर वैल्यू बढ़ते जाएगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगा, चार्जेस का अगर वैल्यू कम होते जाएगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा। तो इसका मतलब वो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि चार्जेस का जो वैल्यू होता है, वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे 2 इंटू 3 किया था ना, तो चार्जेस के वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर चार्जेस का वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा, और चार्जेस के वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। और यही सेम रूल एप्लीकेबल होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन को भी। आर गेटिंग दिस आइडिया? यही सेम रूल एप्लीकेबल होता है फोर्स ऑफ
रिपल्शन को भी। और एक कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि दो चार्जेस के बीच में अगर दूरी होगी कुछ, तो समझ लो कुछ तो आर होगी, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो चुका था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हो चुका था या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, वो उन दोनों भी चार्जेस के बीच के जो डिस्टेंस होता है आर, उसके स्क्वायर को इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी अगर दो चार्जेस के बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इनवर्स का मतलब याद रखना, अगर एक वैल्यू बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, या दोनों भी चार्जेस के बीच का अगर डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बस। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बोला कि दोनों चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स डेवलप हो रहा है वो उन चार्जेस के वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन को प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों भी चार्जेस के बीच के जो डिस्टेंस है आर, उसको उसके स्क्वायर को इनवर्सली वेरी करता है। इसको कंबाइन करके हमारा जो कूलम्ब्स लॉ बोलता है, यहाँ पे अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन डाल दिया, कांस्टेंट डाल दिया, तो हमारा जो कूलम्ब्स लॉ बोलता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। इसमें फोर्स न्यूटन में होता है और रेडियल आर जो होता है मीटर में होता है और क्यू होता है कूलम में होता है, करेक्ट। और यहाँ पे जो के दिख रहा है ये कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ये भूलना मत। You understand this part? So this is the first part of the current electricity. Just go through it. Thank you so much.